नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा लीक से हट करके। इस समय देश में चुनाव की बातें चल रही हैं, राजनीति की बातें चल रही है, बहसें भी टीवी पर उन्हीं सब को लेकर हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया। इस सरकार का यह अंतिम बजट था, पर यह अंतरिम बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मई में चुनाव है। मई के बाद में पूरा बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट पेश किया जाता है खास तौर पर लेखानुदान पास कराने के लिए, ताकि सरकार का कामकाज चल सके। बहरहाल, हम अंतरिम बजट की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बजट में कुछ खास घोषणाएं हुई हैं। बजट बिल्कुल लोक लुभावन नहीं था, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में निर्मला सीतारमण ने जो भाषण दिया उसमें रेल बजट को लेकर के काफी चर्चाएं की। रेल बजट में उन्होंने इस बार 4 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। बजट भी लंबा चौड़ा दिया गया है। 19,575 करोड़ का केंद्रीय बजट में यूपी को मिला है। ये अब तक का सबसे बड़ा यूपी को मिलने वाला रेल बजट है। इससे किस तरह से यूपी में रेल की काया पलट होगी, किस तरह से रेलवे की तस्वीर बदलेगी, ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में इस बार रेलवे को सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं। 2 करोड़ 55 लाख का बजट मिलने से रेलवे की पोबार है, जिससे 40,000 डिब्बों को अपग्रेड करने से लेकर वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाना तक शामिल है। देश के लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित रेल सफर मुहैया कराने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। रेलवे के इतिहास में पहली बार 40,900 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बनाने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर भविष्य का खाका खींच दिया है। अमृत चतुर्भुज कॉरिडोर देशवासियों को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में तेज और सुरक्षित ट्रेन सफर मुहैया कराएगी। वहीं एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर और रेल सागर कॉरिडोर टाइम से माल ढुलाई की सुविधा देगा। अमृत चतुर्भुज में 16,900 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और बेंगलुरु जैसे शहरों के बीच सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी। बजट में 1309 स्टेशनों की पहचान अमृत भारत स्टेशन के रूप में हुई है, जबकि 508 अमृत भारत स्टेशनों की नींव प्रधानमंत्री ने पहले ही रख दी है। अंतरिम बजट में पहली बार उत्तर प्रदेश को 19,575 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट सेक्टर को आज से 10 साल पहले तक टोटली इग्नोर किया जाता था। कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नहीं आता था। मोदी जी ने 10 साल में इतना फोकस दिया है रेलवे पे कि जहां ग्रॉस बजटरी सपोर्ट भारत सरकार के बजट से जो फंड्स आता था 15,000 करोड़ के आसपास आता था, वो आज 2.5 लाख करोड़ 2,52,000 करोड़ किया है। ये मोदी जी का बहुत स्पष्ट रेलवे के प्रति कमिटमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रति कमिटमेंट है, लॉजिस्टिक्स और एफिशिएंसी देश में बढ़ाने के प्रति कमिटमेंट है। किलोमीटर नए ट्रैक ऐड किए हैं। पिछले साल 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड हुए। स्विट्जरलैंड के जितना रेलवे नेटवर्क है वो पूरा का पूरा 1 साल में ऐड हुआ। इस साल 5,500 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक ऐड हो रहे हैं। एक तरीके से कैपेसिटी बढ़ाए बिना कैसे ज्यादा नई गाड़ियां चला पाए। देखिए, यूपी के बारे में मैं अगर बताऊं आपको तो हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 19,575 करोड़ का है अगले 5 वर्षों में, और 1978 किलोमीटर के नए ट्रैक्स भी प्लान किए जा रहे हैं। 100% विद्युतीकरण हो चुका है। तो इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रफ्तार तो तेजी से चलेगी। आपको पता ही है कि जो बाराबंकी साइड से जो इलेक्ट्रिफिकेशन डबलिंग का काम हुआ है करीब 120 किलोमीटर मात्र 6 महीने के अंदर, ये कि मैं कहूँगा कि भारतीय रेल का ही रिकॉर्ड होगा। यूपी में उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे अपने सभी रेल खंडों की डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन करा सकेंगे। लखनऊ के मल्हौर से बाराबंकी के बीच 2 लाइनें बढ़ सकेंगी। चारबाग स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग, पुनर्विस्तार और गोमती नगर टर्मिनल का काम फाइनल हो सकेगा। वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या सहित कई प्रमुख स्टेशनों को और बेहतर बनाने पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ रेल बजट की इस चर्चा में आज हिस्सा लेंगे वीके दत्त हैं, पूर्व अपर सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के। जितेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व IRTS एडवाइजर।
IRPOF के, R.K. पांडे मंडल मंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, TN मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, रेलवे के काफी जानकार हैं। TN मिश्रा जी से सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। TN मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है TN मिश्रा जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। VK दत्त, हाँ ठीक है। TN मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे बातचीत की शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपकी एक तो रेलवे पर अच्छी पकड़ है, दूसरा पिछले लंबे वर्ष से आप रेलवे की बीट देख रहे हैं। क्या इससे पहले भी उत्तर प्रदेश को इतना रेलवे बजट कभी मिला है? सर, जहां तक हमें अनुमान है कि अभी तक जो है इतना पैसा जितना भाजपा सरकार जब से आई रेलवे मिल रही है तभी नहीं मिला है। और रेलवे अंतरिम बजट का एक रिकॉर्ड है तो रेलवे को जो है इतना बजट दिया गया है और इस बजट से यूपी का विकास काफी तेज होगा, ये पूरी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि सरकार ने इस बार रेलवे पर काफी फोकस किया है, चाहे वंदे भारत ट्रेनों का हो, चाहे स्टेशन डेवलपमेंट हो, चाहे रीडेवलपमेंट हो, चाहे चारबाग स्टेशन की बात हो, चाहे उद्या की बात हो। और हमारे साथ VK दत्ता बैठे, देखिए लगातार जो है जैसे यहाँ DRM थे लखनऊ क्षेत्र के ही नहीं पूरे यूपी के विकास के लिए, ये सारे DRM थे, GM थे, खुद व्यक्तिगत संपर्क करते रहते हैं कैसे रेलवे का डेवलपमेंट यूपी में बेहतर हो। R.K. पांडे साहब ने देखिए काफी रेलवे में ये भी लगातार जो है रेलवे के विकास के लिए कुछ यूनियन AIRF लगी रहती है। तो इस बजट से लोग उत्साहित हो गए, हमें मानना है। और ये सब जरूर मानूं कि यूपी के लिए अभूतपूर्व है और इससे रेल का विकास यूपी बहुत बेहतर तरीके से। जी सर, ठीक है, ठीक है। VK दत्ता साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक तो ये कि ये कॉरिडोर क्या है, ये 4 कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इन कॉरिडोर से जैसे आम आदमी को अगर हमें बताना हो तो इन कॉरिडोर से आशय क्या निकलता है? और उसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश की बात की TN मिश्रा साहब ने, तो उत्तर प्रदेश को जो बजट मिला है उस बजट से अब किस तरीके से चेंजेज आएंगे और कहां तक बदलाव की संभावना आप देखते हैं? वादिया जी, पहले तो मेरी ओर से आपके प्रबुद्ध दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। और जनता टीवी के माध्यम से जो हम बात कहने जा रहे हैं सारगर्भित रूप से, एक तो कॉरिडोर का क्या लाभ होगा और उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होगा, और सबसे बड़ी बात रेलवे से भारत और भारतीय विश्व है, विश्व को क्या लाभ होगा। देखिए साहब, 95% उत्सर्जन रोड से होता है, रेलवे से 1.5% होता था। जब से विद्युतीकरण हुआ 0.5% रह गया, और जब विद्युत ये अक्षय ऊर्जा से 2030 तक बढ़ती जाएगी तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो विश्व में कार्बन न्यूट्रल एक ही साधन है जो कि रेलवे जी। और जो भी विश्व में, भारत ही नहीं, जमीन में जहां भी देखिए, कोशिश ये रहती है कि कितना कितना हम यातायात रोड से रेलवे की ओर ले जाएं। तो सबसे बड़ी बात दर्शकों के लिए कि जितना आप लेते जाएंगे उतना वातावरण शुद्ध होता जाएगा, जो उत्सर्जन के प्रभाव है दूर होते जाएंगे। नेशनल रेल प्लान आया दिसंबर 2022 में। देखिए 1950 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था 80% भाग रेलवे का था, 20% रोड का था, और 5 लाख किलोमीटर की रोड थी और 63,000 किलोमीटर की रेलवे थी। आज की तारीख में वो आंकड़ा घट के 27% रह गया माल भाड़ा, 10% रह गया पैसेंजर, जबकि हमने बहुत बहुत गुनी प्रगति की है। पर जो इकोनॉमी इतनी बढ़ती गई है, और प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में, केवल 65 से 66,000 किलोमीटर रोड है, जबकि 63 लाख किलोमीटर रोड है और 65,000 किलोमीटर रोड, करीब करीब 1 से 100 का अनुपात है। और अगर 27% लें तो एक रेलवे की लाइन उतना ही ढोती है जितना 35 सड़कें टूटती। तो ये एक अनुपात जो कि आपके प्रबुद्ध दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। दूसरी बात, अच्छा, अब इसमें जो नेशनल रेलवे प्लान कह रहा है कि हम हर साल ये आंकड़ा घटता जा रहा है जी, 30 और 27 रह गया, हम इसको बढ़ा के 43% कर देंगे 2030 तक, और इसको जितने भी इकोनॉमी बढ़े 2050 तक मेंटेन करें। इसके लिए क्या क्या कार्य होने हैं, 11 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार 2030 तक, और किस प्रकार, तो ये जो अंतरिम बजट में जो घोषणाएं हुई उसका अंग। अब जो 4 कॉरिडोर की आपने बात की, देखिए जो इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इसमें जो यातायात है करीब 65 से 70% इसी पर है। तो जो भी आप इसमें देंगे वो सारे भारत को लाभ देगा। अब लखनऊ से अगर बंबई जाना है तो आप स्वर्णिम चतुर्भुज से ही जाएंगे,
कहीं से आपको जाना, तो जो यहाँ पे इनपुट होगी वो सारे भारत को फायदा करेगी यात्री के। और उसमें जो सेमी हाई स्पीड का मतलब है कि हम स्पीड गाड़ियों की जो अब 135 है, फिर 150 लिए है, इसको 200 करेंगे और फिर 225 तक कर देंगे, जो सेमी हाई। एक चीज और बता दूं, जो हमारे बुलेट ट्रेन आ रही है जिसको हाई स्पीड कहते हैं अहमदाबाद से मुंबई, वो 350 किलोमीटर से, और जो हम हाइपर लूप की आज बात कर रहे हैं वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलेगी। उसके लिए भी जो एलन मस्क साहब ने आइडिया दिया था, अब भारत में हमारा अनुसंधान चालू हो गया है और हम बड़ी तेजी से उस प्रगति कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, IIT भी लगे हुए, और उसमें काफी प्रगति। तो ये तो हो गया पहला स्वर्णिम चतुर्थ। दूसरा जो कॉरिडोर आपने बताया, एनर्जी कॉरिडोर, सीमेंट कॉरिडोर, मिनरल कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ये जो मैंने कहा कि जो हमारी योजना है कि 27% को बढ़ा के 43%, वो कहाँ से आएगा? वो उन क्षेत्रों से आएगा जहां पर की क्षमता के अभाव से हमें रोड से ले जाना, जैसे कोयला है, सीमेंट है, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक इकोनॉमी की। अगर आप इसको सड़क से ले जाएंगे तो आप प्रगति कर ही नहीं सकते, इतना महंगा हो जाएगा कि वो वायबल ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए जैसे सीमेंट है, अब चेन्नई से जहां एक्सेस कैपेसिटी है उत्तर भारत में लाने के लिए इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह से पोर्ट, भारत का निर्यात बढ़ता जा रहा है, हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, तो पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ये सब है, ये उसका अंग है। इसी तरह से खनिज कॉरिडोर जो है, जिसमें आयरन ओर है, आयरन ओर को हमें इस्पात के कारखाने में लेके जाना है, वो खनिज कॉरिडोर है। और इसी तरह एनर्जी कॉरिडोर है, जितने हमारे थर्मल प्लांट है उसको कोयला लेके जाना, वो हमारा खनिज कॉरिडोर है। तो इसमें जहाँ पे देखिए एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। पूरी लाइन है साहब, 100 किलोमीटर की लाइन है, उसमें एक बीच में 50 किलोमीटर का टुकड़ा है जो कि 4 लाइनें नहीं 1 लाइन है। अगर हम उसको 4 लाइनें कर देंगे तो कई गुना वो बढ़ जाएगा। तो उस दिशा में ये देखने के लिए कि किन भागों में कमी है, जहाँ पे 4 लाइनें होनी चाहिए 2 लाइनें, यहाँ पे 2 लाइनें होनी चाहिए 1 लाइनें होनी चाहिए, उसको अगर बढ़ाएंगे तो सारे की ओर। एक मैं उदाहरण दूं, बहुत बड़ा, मैं मंडल रेल प्रबंधक था, मुझे गर्व है अटल जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, मैं मंडल रेल प्रबंधक था और अटल जी को अयोध्या ले जाने में मेरा बहुत ही सुखद अनुभव है। उन्होंने कहा, और एक ही बार वो प्रधानमंत्री अयोध्या गए, हमारे जो हमें आ रहा है उनको प्रणाम करने में जो हमें सुखद मिला, और जब उन्होंने पब्लिक मीटिंग 4 फरवरी 2004 को की, तो साहब एक जो बहुत बड़ा, देखिए पूर्वोत्तर रेलवे की आप बात करें, आप चले कासगंज से, आगरा से चले तो पूर्वोत्तर रेलवे जाती है आपकी आगे तक जाती है। उसमें एक टुकड़ा है मल्हौर से बाराबंकी, बाराबंकी से एक लाइन तो अयोध्या की ओर चली जाती है, एक गोरखपुर की ओर चली जाती है, 4 लाइनें हो जाती है। और साहब यहाँ 2 ही लाइनें, तो अगर आप मल्हौर से बाराबंकी के बीच में 2 लाइनें और बढ़ दी तो अब साहब आपके रास्ते इतने खुल गए कि आपको आगरा से ले जाने तक, गोरखपुर तक ले जाने के लिए, बलिया तक जाने के लिए जो बाधा थी पार हो। तो नदी का भाग है कि जिस भाग में कमी है उसको बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये जो एक तो निवेश है, एक निवेश का मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसको कहते हैं कि एक छोटा सा निवेश कर दीजिए जिससे कई गुना वृद्धि। ठीक है, सरकार के बजट में जो चीजें उत्तर प्रदेश में आई हैं, जैसे मैंने मल्हौर से, देखिए फैजाबाद से अयोध्या से बाराबंकी तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मल्हौर से बाराबंकी क्वाड्रपलिंग हो गई, जो एक बहुत बड़ा, वो उससे भी ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो योजनाएं बन रही हैं वो इस प्रकार से बन रही हैं कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। एक तो रेलवे में है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, बहुत ज्यादा है, प्रदूषण रखता है, और उससे भी वो योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं जिससे कि कई गुना लाभ होगा। कहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है 2 गुना है, इसका 5 गुना 6 गुना हो जाएगा। ये अच्छी बात है जी। ठीक है, ठीक है पांडे जी। दत्ता साहब, मैं आता हूं आपके पास, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हम सब लोगों के लिए भी बहुत सारी इसमें नई जानकारी थी। आर के पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री हैं। पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस बजट को किस रूप में देखते हैं? दूसरा, जो हमारे इंडियन रेलवे की जो एक सबसे बड़ी खामी है वो टाइमिंग को लेकर के है। आज तक टाइमिंग को लेकर बहुत सारी बातें हुई कि समय से रेल चले, और लेकिन आज तक
टाइम से रेल नहीं चल पा रही है। न केवल सर्दियों में बल्कि मौसम अनुकूल भी रहता है, मौसम साफ भी रहता है, तब भी ट्रेनें 2 से 2.5 घंटे एवरेजन हर ट्रेन लेट चलती है। 1-2 ट्रेनों की बात छोड़ दीजिए, वो लेकिन वो अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते लेट हो ही जाती है। इसकी क्या बड़ी कमी आप देखते हैं? इतने बड़े बड़े बजट घोषित किए जाते हैं, कॉरिडोर घोषित किए जा रहे हैं, वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत स्लीपर आने वाली है, लेकिन हम टाइमिंग पे काम क्यों नहीं कर पाए? क्या आपको लगता है कि क्या कमी है और कौन से सिस्टम की खामी है ये? पांडे साहब। उपाध्याय जी, पहले तो मैं आपको और जो है जनता टीवी के अपने सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं, और इस परिचर्चा में शामिल आदरणीय दत्त साहब को, टीएन भाई को, जितेंद्र सिंह भाई को, सबको जो है मैं प्रणाम करता हूं। आपने बहुत अच्छा ये चर्चा कराने का काम किया। विगत 1 फरवरी को जो रेल बजट अंतरिम जो है बजट का हिस्सा था, उसमें यूपी को निश्चित तौर पर अप्रत्याशित तौर पर पूंजीगत व्यय के लिए धन बड़ी मात्रा में आवंटित हुआ। और जो आपका सवाल है, ये एक दिन में हल होने वाला नहीं है कि कैसे हम पंक्चुअलिटी को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस कि हम अपने ट्रैक रिन्यूअल्स को नहीं करें, हम अपने रोलिंग स्टॉक में वृद्धि न करें और पुराने को हम जो है मरम्मत न कर लें, हम अपने रोड्स और रेल के जो सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं उनको हम न ठीक कर लें, ओएचई की लाइनों को अपने और न इम्प्रूव कर लें, सिग्नलिंग और गियर व्यवस्था को और मॉडर्नाइज न कर लें, उनको बिल्कुल जो है सेफ्टी के पैरामीटर्स पे ना ला लें, मशीनरी और प्लांट्स को अपने तक कि हम बिल्कुल अपडेट नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो है पंक्चुअलिटी की उम्मीद करना बेमानी है। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइन कैपेसिटी निर्धारित है, और मैं बहुत अदब के साथ अपने राजनेताओं और मंत्री जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजनीतिक कारणों से रेलों के ऊपर अत्यधिक गाड़ियों का घोषणा कर दी जाती है। हमारी लाइन कैपेसिटी उतनी हो ना हो, जैसे अभी आदरणीय दत्त साहब ने कहा, आज मल्हौर बाराबंकी लखनऊ सेक्शन में गाड़ियां हम इतनी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब तक कि हमने लाइनों को नहीं बढ़ाया था, अभी हमने एक लाइन और वृद्धि करने का काम किया है। अब हमारी पंक्चुअलिटी भी इंप्रूव कर रही है। तो ये तो किसी एक रेल खंड के मामले में हम जब तक निरंतर अपने ट्रैक्स को, अपने सिग्नलिंग को, अपनी ओएचई को इंप्रूव नहीं करेंगे, हम पंक्चुअलिटी को दुरुस्त नहीं कर सकते। ये मेरा आपसे कहना है। ठीक है पांडे जी। टीएन मिश्रा साहब, अभी जैसे दोनों आपने रेलवे के बड़े जानकार हैं, बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं, इनको आपने सुना। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये आखिर ये दिक्कतें आती कहां पे हैं? हर बार घोषणाएं हो जाती हैं, हालांकि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया है, उसके बाद से जो एक लोक लुभावनी घोषणाएं होती थी, सब अपने अपने क्षेत्रों के लिए ट्रेनें चलवाते थे, उस तरह का तो नहीं हो रहा है। सामूहिक रूप से जैसे वंदे भारत चलाई गई हैं और अभी स्लीपर वंदे भारत शुरू होने वाली है जल्दी ही, इन सब ट्रेनों को तो हम शुरू करते जा रहे हैं, लेकिन एक और हमारा जो लाइनिंग का काम है वो क्या उसके मुताबिक चल पा रहा है? यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं कि हम टाइम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आप इतने समय से देख रहे हैं, रेलवे को भी देख रहे हैं और लगातार आप संपर्क में रहते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं और क्या कमी आपको नजर आती है कि ये कमी कैसे दूर होगी? जैसे अभी पांडे साहब ने भी कहा कि उस पर काम तो हो रहा है, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पा रहे। टीएन मिश्रा साहब। ये सर सही कह रहे हैं। देखिए पहले सर क्या ट्रेनें तो हर नेता अपना लोक लुभावन घोषणाएं कर देता था, हर जब बजट आता था लोग उम्मीद करते थे हमारे क्षेत्र की ट्रेनें चल, सांसदों की लाइनें लगती थी मंत्रियों के यहाँ, लेकिन भाजपा सरकार ने ये रवैया तोड़ा और इसने ट्रेनों की घोषणा बंद कर दी। तो इससे क्या हुआ सर, डेवलपमेंट की रफ्तार जो है जो बढ़ी है, तो इससे जरूर इसके परिणाम आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि डेवलपमेंट के कारण ही ज्यादा ट्रेनें लेट हो रही, जहां जहां पूरे देश भर में नॉन इंटरलॉकिंग काम बहुत तेजी से चल रहा है, आए दिन डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह सीआरएस, कहीं पूरे डिवीजन में साल में 1-2 बार सीआरएस इंस्पेक्शन होता था। ये 10 आप जानते हैं कि पूरे के डीआरएम कार्यकाल में 3-4 बार इंस्पेक्शन साल में दिखाई देता था, लेकिन अब सर हर 10-15 दिन में इंस्पेक्शन होता है। पता चले हर महीने में 3-4 सीआरएस इंस्पेक्शन हो गए,
ये पूरा अमली जामा इसमें लगा रहता, तो इसका परिणाम सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, डबलिंग हो रही है, तो इसके परिणाम आएंगे, लेकिन अभी कम से कम 1 साल और लगेगा, जो अफसरों का मानना है। वो सीधे से कहते हैं जब सारी हमारी नॉन इंटरलॉकिंग हो जाएगी, डबलिंग हो जाएगी, जैसे अभी साहब ने बताया कि मल्लौर से बाराबंकी की 2 लाइनें हैं, सारा कंजेशन मल्लौर में ट्रेनें खड़ी रहती, अब सब कहीं से आ जाइए मल्लौर रुक जाएंगी, आप बाहर से आ जाइए उतरठिया में खड़े हैं, आप भोर आ जाइए आप आलमनगर में खड़े हैं, आप अमौसी में खड़े हैं। तो ये जो समस्या आ रही है कि 2-2 घंटे 1.5 घंटे ट्रेनें लेट होने की, तो ये माना जा रहा है अगले साल तक एक विपद दूर होगी, क्योंकि पूरा रेलवे प्रशासन में लगा थी, कुछ इतनी फजीहत ज्यादा हो रही है कि अफसर भी परेशान, लोग यहाँ से डीआरएम, अब तो सीयूजी नंबर सबके ओपन है, ट्रेन रुक जाती है डीआरएम को सीधे सीयूजी फोन कर देते हैं हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है, लेकिन डीआरएम की मजबूरी लाइन तो उसके पास उतनी ही है कि कंजेशन जब एकदम बॉटल नेक बना हुआ है, उस बॉटल नेक अब चारबाग स्टेशन की नॉन इंटरलॉकिंग हो रही, यार्ड रिमॉडलिंग होनी यहाँ पे, तो यार्ड रिमॉडलिंग काम 15 साल से बंद चल रहा था, अब जाके उम्मीद बढ़ी है कि अगले साल तक हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, 2 की जगह 4 लाइनें, दोनों तरफ 4-4 लाइनें हो जाएंगी इंट्री और एग्जिट, तब जाकर के उम्मीद की जाएगी। 10 साहब ने अपने समय ऐशबाग स्टेशन से लाइन मानक नगर की जुड़वाई थी, उसका प्रतिफल सामने आ गया और लाइन बंद गई है। तो डालीगंज के स्टेशन पे कभी 2 ट्रेनें एक साथ गुजरती नहीं थी, ऐशबाग डालीगंज रूट पे, तो डालीगंज में 10 साल का समय हुआ था, इन्होंने चौड़ी करवाई थी कि 2 बड़ी लाइन की ट्रेनें एक साथ गुजर जाए, उसका परिणाम भी सामने आ रहा। तो ये माना जा रहा है कि काम जो है तेजी से हो रहा है, इसका परिणाम सामने आएगा, क्योंकि पैसा रेलवे को मिल रहा है। अब रेलवे को पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना है, वो काम कराना चाहिए, और काम हो भी रहा है। तो उम्मीद की जा रही है अगले साल तक इसके परिणाम सामने आएंगे और ट्रेनों की लेट गति कम होगी। जी ठीक है दत्ता साहब, आपसे एक और बात जाननी थी कि रेलवे की, ठीक है, जो इनकम का एक साधन तो है कि जो यात्री टिकट है वो एक आय का साधन है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से आय के दूसरे साधन भी डेवलप हो रहे हैं, चाहे फ्रेट कॉरिडोर हो, ये तो पुराने उसमें आता है, लेकिन रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है, और वहां पर तमाम तरह के स्टॉल्स और मॉल टाइप से उसको बना करके रेलवे की इनकम में वृद्धि करने की योजना है। आपको लगता है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन जो बनाने की घोषणाएं हुई हैं, उनसे क्या रेलवे की आय बढ़ेगी, और क्या जो रेलवे का एक जो पुराना ढांचा था, गंदे संदे रेलवे स्टेशन और नॉन हाइजीनिक फूड, बहुत सारी चीजें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हम एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बनाएंगे। आपको लगता है कि इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो कब तक, और यूपी में ऐसे कौन से स्टेशन हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विश्व में, भारत में नहीं, रेलवे स्टेशन किसी भी नगर का केंद्र बिंदु, चारबाग को ले लीजिए, गोमती नगर को ले लीजिए जी, दिल्ली में नई दिल्ली को ले लीजिए, वो केंद्र बिंदु है। तो अगर उनका उच्चीकरण होता है तो ये राष्ट्र की प्रगति का परिचय है, इससे बड़ा परिचय कुछ हो ही नहीं सकता। अब सेंट पैंक्रास देख लीजिए, अंग्रेजों ने जब विक्टी बनाया तो उसकी नकल करने की कोशिश, तो ये तो एक काम होना ही था। और आय तो देखिए, आय तो बढ़ेगी, लेकिन आय से बड़ी चीज ये है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम उत्सर्जन को कम करेंगे, हम रेलों को बढ़ाएंगे, तो हमारी अगली पीढ़ी हमें धन्यवाद देगी कि आपने रोड पे धुएं से हमें नहीं भर दिया, आपने जो कि फॉसिल फ्यूल बचा के रखने थे वो समाप्त नहीं कर दिए, तो आय तो बढ़ेगी और आत्मनिर्भर तो होगी। लेकिन भारत को और विश्व को सही दिशा में ले जाने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी चीज ये कि अगर रेलवे स्टेशन जो कि सारे जहाँ पे दिशाएं मिल जाती हैं शायद को, तो इससे हमारे नगर बढ़ेंगे, हमारे राज्य बढ़ेंगे और भारत बढ़ेगा। जी ठीक है। पांडे जी, आपसे एक सवाल था कि आप तो जी दत्ता साहब, प्लीज कंप्लीट करिए। जी, देखिए, एक बहुत बड़ा एनर्जी का डॉक्यूमेंट है, यूरोप में बना है, और वो कहते हैं कि कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट जैसे कि हम मोदी जी को संबोधित करते, वो संबोधित करता है जर्मनी के या मैक्रोन साहब को, कहता है साहब अगर आप पास $100 बिलियन है तो आप सड़क मत बनाइए, रेलवे बनाइए, और रेलवे बना दी तो उसको विद्युतीकृत कर दीजिए। तो भारत की इस वर्ष होने वाली भारत की रेलवे पूर्णतः विद्युतीकृत हो जाएगी, जो कि विश्व की एकतम रेलवे होगी।
और अब जैसे ब्रिटिश रेल, जर्मनी, वो कर पा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम कितना भी अच्छा। प्रयत्न करें हम 100% कर ही नहीं पाएंगे। तो जो भारत का रिकॉर्ड ये विश्व का है, अगले कई दशक तक नहीं टूट पाए। और जो मोदी जी ने एक तीसरी बात कही, आप विद्युतीकरण के बाद बिजली को अक्षय ऊर्जा से 100% दे दीजिए और 2030 में भारतीय रेलवे को कार्बन न्यूट्रल यानी उत्सर्जन मुक्त कर दूंगा, और जो कि 2070 में भारत को उत्सर्जन मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP है 26 में ग्लासगो में उन्होंने कहा, यही उन्होंने मिस्र में शर्म अल शेख में 27 में दोहराया, और यही 28 में दुबई में COP 28 में दोहराया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। धन्यवाद। जी जी, दत्ता साहब आपने बहुत अच्छी बात की। पांडे जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि 40,000 LHB कोचों की बात की गई है, आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? और अगर ऐसा हो पाएगा, उनका कहना था कि हम 40,000 ऐसे कोच बनाएंगे जो वंदे भारत जैसे कोच होंगे। जाहिर है सुरक्षा की दृष्टि से LHB कोच बेहतरीन माने जाते हैं अभी तक भारतीय रेलवे में। तो ये जो एक टारगेट लिया है, उसको आपको लगता है कि कितने समय में ये पूरा हो जाएगा? और ये जो अमृत भारत स्टेशन है, उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? दो सवाल हैं आपसे पांडे जी। पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप आवाज, हाँ, आपको हमारी आवाज मिल रही है? पांडे जी, मैं, हाँ मिल रही है, बोलिए पांडे जी। मैं जी सभी दर्शकों को यह बात कहना चाहता हूं कि जो 40,000 बोगीज को कन्वर्ट करना है वंदे भारत कोचेज में, जी जी, इस टारगेट को रेलवे ऑफिसर्स टारगेटेड पीरियड में निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और किसी भी प्राइवेट पार्टी को अगर आप दोगे इसके कन्वर्जन के लिए, सरकार देती, उससे कम लागत में हम करके दिखाने का काम करेंगे। पीछे भी T18 जो है का जो रेक हमारे रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट से तैयार हुआ, उसकी कॉस्ट जो है वो अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं कम थी जो हमने रेक्स बाहर से मंगाने का काम किया था। और जहां तक सेफ्टी का मामला है, RDSO ने जो स्पेसिफिकेशंस निर्धारित कर रखे हैं उसको हमेशा हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स ने मेंटेन करने का काम किया है। अभी जहां तक टारगेट्स को अचीव करने का मामला है, ये सबके सामने है कि 120 किलोमीटर का जो लखनऊ से मल्हौर, बाराबंकी, अयोध्या का सेक्शन है, इसको 6 महीने के इतने कम समय में डबलिंग करके पूरा उसको OAP करके अगर से देने का काम किया, तो ये रेलवे मैन और रेलवे ऑफिसर्स ने ही किया है। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर रेलवे मैन और रेलवे ऑफिशियल्स इस 40,000 कोचेस को वंदे भारत में निर्धारित समय में इकोनॉमिकली अच्छे से करके जो है देने का काम करेंगे। पीछे भी हम लोगों ने ये बात प्रूव किया है, जब कोविड की महामारी थी उस समय भी हम लोगों ने, सारी सड़कें बंद हो गई थी, सारे प्राइवेट प्लेयर्स जितने ट्रांसपोर्ट के थे, चाहे एयर के हों, चाहे नेवल के हों, चाहे रोड्स के हों, सबने काम बंद कर दिया। लेकिन ये रेलवे मैन था जिसने लोगों को ही नहीं सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम किया, बल्कि उसने खाद्यान्न, उर्वरक, रसायन, कोयला, स्टील एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया, और आखिर में तो ऑक्सीजन को भी पहुंचाना पड़ा एक जगह से दूसरे जगह पर लोगों की जान बचाने के लिए। तो रेलवे मैन निश्चित तौर पर कमिटेड है, डेडिकेटेड है, और वो इस काम को भी करके दिखाएगा। बिल्कुल पांडे जी, आपने बिल्कुल सही बात की। मैंने अभी हाल ही में रेलवे मैन एक फिल्म आई है OTT पर, वो देखी है, और रेलवे के लोग और रेलवे के कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं, ये सचमुच जो है आश्चर्यजनक बात है। जो आपने कोरोना का जिक्र किया, मुझे उस फिल्म की याद आ गई कि रेलवे के लोग, हम रेलवे पर प्रश्न उठाना बड़ा आसान है, टाइम से नहीं चल रही है, रेलवे जो है उसके कर्मचारी काम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं और काम करते हैं, तो कुल मिलाकर के आज बहुत सार्थक बहस हुई, नॉन पॉलिटिकल बहस थी, लोगों को एक नई जानकारी मिली है। आप हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर किसी दिन आप लोगों के साथ फिर से हाजिर होंगे जब रेलवे का कोई नया विकल्प आएगा, नया कोई बहस का मुद्दा आएगा।
तो रेलवे को लेकर के अब आज हमने इस बहस को इसीलिए चुना था कि बहुत सारी बातें हो रही थी। आप बजट को लेकर भी कई तरह की डिबेट हुई, लेकिन रेलवे पर किसी ने बात नहीं की। तो रेलवे इस देश की धड़कन है। रेलवे के बिना आप इस देश की जो कल्पना है वो नहीं कर सकते। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है हमारे पास में, ऐसा कहा जाता है कि एक देश तो हमारा रेलवे में ही सफर करता रहता है पूरे दिन में। तो कुल मिलाकर के रेलवे की बात इसलिए जरूरी थी। अगली बार जब हम हाजिर होंगे तो किसी राजनीतिक बहस और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि चुनाव भी अब नजदीक है। हालांकि रेलवे भी चुनाव से जुड़ी हुई है, रेलवे का काम भी चुनाव से जुड़ा हुआ है, रेलवे वोटों से लंबे समय से जुड़ी हुई है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।